हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो यहाँ पे अब हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। अभी अभी मैंने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। तो अभी यहाँ पे हम उस चैप्टर की कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं टॉपिक टू टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन सेज दैट व्हाट इज द, यहाँ पे दो फोर्सेज, यहाँ पे एक ब्लॉक दिया हुआ है अपने को जिसके ऊपर दो फोर्सेज लगे हुए हैं 30 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। पहला क्वेश्चन है इसमें, पेन की साइज थोड़ी ठीक है। अभी ठीक। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो नेट फोर्स के लिए हम क्या करते हैं, सम करते हैं सारे फोर्सेस का। अब क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर F1 किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये पहले तो इसको वेक्टर क्वांटिटी के थ्रू डिनोट कर लेते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी ऐसे डिनोट करते हैं वो। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम F की बात करें, F वेक्टर की बात करें और F2 वेक्टर की बात करें, तो यहाँ पे F1 किस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट डायरेक्शन में। और कोऑर्डिनेट एक्सिस के अगर अकॉर्डिंग चले हम, तो राइट साइड क्या होता है, प्लस एक्स एक्सिस कंसिडर करते हैं हम, करते हैं ना। तो प्लस एक्स एक्सिस अगर हम कंसिडर करते हैं, तो F1 की वैल्यू जो होगी वो 20 न्यूटन लेंगे या +20 न्यूटन लेंगे या -20 न्यूटन। क्योंकि F1 इज मूविंग अलोंग दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो हम क्या लेंगे, इसको +20 न्यूटन लेंगे। क्या लेंगे, +20 न्यूटन। और इसमें क्या ऐड करेंगे, अब क्योंकि F2 नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लेंगे, 30 न्यूटन माइनस में लेंगे, -30 न्यूटन। तो अब ये क्योंकि नेट फोर्स पूछ रहा है ना ऑन द ऑब्जेक्ट, तो नेट फोर्स कितना हो गया, 20 - 30 न्यूटन इज इक्वल टू -10 न्यूटन। तो ये नेट फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, और माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन शो करता है कि जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है लेफ्ट साइड में, क्योंकि मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस किधर मान रहा हूँ, लेफ्ट साइड में मान रहा हूँ। और कोऑर्डिनेट एक्सिस में भी लेफ्ट साइड ही होती है। तो अगर फोर्स -10 न्यूटन है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्लॉक मूव करेगा वो लेफ्ट की साइड मूव करेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिस इज अ केस ऑफ अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स ही तो हुआ, तभी तो मूव कर रहा है ब्लॉक। पहले रेस्ट पे था, फिर मोशन में आया। अपनी स्टेट कब चेंज करता है ब्लॉक, जब अनबैलेंस फोर्स का केस बनता है। ठीक है, तो ये केस है अनबैलेंस फोर्स का। इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। डायरेक्शन तो हमने वैसे ही बता दी, तो यहाँ पे और बता देंगे कि ब्लॉक ब्लॉक विल मूव अलोंग द डायरेक्शन, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ F2। क्योंकि F2 ज्यादा फोर्स, ज्यादा बड़ा फोर्स है। दोनों जो F1 और F2 में से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, F1 और F2 फोर्स में से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, F2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो ब्लॉक भी किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लगेगा। तो यहाँ फोर्स ज्यादा किस डायरेक्शन में लग रहा है, F2 की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो ब्लॉक विल मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ F2। ओके। एंड यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है जो इसका, वो कह रहा है that how much extra force is acting on the object if the object is not moving due to the application of these two forces। अब क्या कर रहा है कि इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया जाए कि ऑब्जेक्ट, ये जो ब्लॉक है, ये मूव ना कर सके। तो हमें नहीं पता कितना फोर्स लगाया जा सके, लेकिन हम जानते हैं कि अगर ब्लॉक को अपनी स्टेट में रखना है, तो हमारे को एक कंडीशन पता है, दैट सम ऑफ ऑल फोर्सेज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि F1 और F2 तो आपने दिया हुआ है। अब इसके ऊपर एक और कोई फोर्स लग रहा है F3, और उन तीनों का सम आ रहा है जीरो। अगर उन तीनों फोर्सेस का सम जीरो आ रहा है, तो ब्लॉक अपनी स्टेट को सस्टेन करेगा और वो ब्लॉक मूव नहीं करने वाला। और यही अपने को पूछ रहा है कि यहाँ पे F3 क्या है, F3 कितना है। तो F1 F2 तो अपने को पता है ही, कितना है, -10 न्यूटन, F1 प्लस F2। तो F3 इक्वल टू जीरो। तो F3 कितना है यहाँ पे, F3 आ गया अपने पास +10 न्यूटन। अच्छा, आगे इसमें क्या पूछ रहा है, नेम दैट फोर्स। अच्छा, ये 10 न्यूटन किधर की साइड लगेगा, 10 न्यूटन। अच्छा, इसमें +10 न्यूटन है, तो प्लस तो जो भी फोर्स, अगर जो जिस भी फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है, अगर वो पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, जो भी है, अगर पॉजिटिव हुआ तो हम राइट साइड लेंगे, अगर नेगेटिव हुआ तो लेफ्ट साइड लेंगे। तो यहाँ पे +10 न्यूटन आया, तो F3 तो लगेगा इस डायरेक्शन में। प्लस से तो हम यही डिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, F3 लग रहा है राइट डायरेक्शन में। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये ब्लॉक मूव किधर कर रहा था,
इस साइड मोशन में था ना, इस साइड मूव कर रहा था। अब ये फोर्स लग रहा है उस मोशन के अपोजिट में, तो मोशन के अपोजिट में कौन सा फोर्स लगता है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पे ये जो फोर्स है, दिस इज दिस इज फ्रिक्शन force. This is friction force. And where that force act in, and what is the direction of that force? डायरेक्शन हमने बताई दी यहाँ पे क्या होगी, क्योंकि प्लस है तो राइट डायरेक्शन होगी। और क्या पूछ रहा है इसमें? व्हाट दैट फोर्स एक्ट एंड वेयर दैट फोर्स एक्ट। ये फोर्स एक्ट कहाँ करेगा? ये फोर्स एक्ट करेगा उसकी जो लोअर सरफेस है, उसकी जो लोअर सरफेस है ब्लॉक की, और जो फ्लोर की अपर सरफेस है, उन दोनों के बीच में ये फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन डू ऑल दिस थ्री क्वेश्चंस। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल दिख रहा था, लेकिन इसका जो थर्ड पार्ट है काफी ट्रिकी है, काफी कॉन्सेप्चुअल, और ये कई बार सीबीएसई में आप देख सकते हो यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है अपना? अच्छा, इफ ए एंड बी, if A and B are two bodies with masses 10 kg and 50 kg respectively, then which body has more inertia? Also calculate the ratio of the inertia of two bodies. अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखना हमेशा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जस्ट ए मिनट बेटा, बैटरी डाउन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनर्शिया को हम मेजर नहीं कर सकते, पर इनर्शिया को हम कंपेयर कर सकते हैं। एक सिंगल बॉडी है, हम उसका इनर्शिया नहीं बता सकते कितना है, लेकिन अगर अपने पास दो बॉडीज है तो हम उन दोनों बॉडीज के इनर्शिया का कंपैरिजन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर मास। ठीक है, तो यहाँ पे वही दिया हुआ है अपने को, दो बॉडीज दी हुई है ए एंड बी, जिनका मास दिया हुआ है। यहाँ पे ए का मास दिया हुआ है 10 kg, और बी का मास दिया हुआ है 50 kg। ठीक है, और एक और चीज हमने बोली थी वहां पे पिछले वाले वीडियो में, दैट इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ये भी होता है, ये भी हमें पता है। चलिए ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रेशियो ले लेते हैं, आई ए अपॉन आई बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम ए अपॉन एम बी। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ पे हट जाएगा, जब हम रेशियो लेते हैं तब प्रोपोर्शनलिटी साइन नहीं लेंगे फिर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एम ए अपॉन एम बी। एम ए दिया हुआ है आपको 10, और ये दिया हुआ है 50। तो क्या आ गया, दैट इनर्शिया इनर्शिया ऑफ ए इज 1/5 ऑफ इनर्शिया ऑफ बी। इनर्शिया किसका ज्यादा हुआ? इनर्शिया किसका ज्यादा हुआ? आई बी का। इनर्शिया किसका ज्यादा हुआ? आई बी का, बिकॉज द इनर्शिया ऑफ आई बी इज 5 times ऑफ इनर्शिया ऑफ आई ए। इनर्शिया ऑफ द बी बॉडी, ऑफ बॉडी बी, inertia of body B is 5 times the inertia of body A. Okay, so let's move to the question number third. Let's see what it says. So question number third says that two balls, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है यार, that the two balls A and B of masses m and 2m, इसको ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। Two balls A and B of masses m and 2m are in motion with velocity 2v and v। अब इसमें कंफ्यूज करने के लिए देखिए क्या क्या दिया है आपको। दो बॉल्स दी है, ए दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसका मास दिया हुआ है m, इसका दिया हुआ है 2m, और इसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है, v, सॉरी 2v। हो गया ना कंफ्यूज यहाँ पे, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वेलोसिटी यहाँ पे दी हुई है 2v और v, जिसका मास m उसकी 2v और जिसका मास 2m उसकी v। नाउ कंपेयर द इनर्शिया। सबसे पहले इनर्शिया की बात आती है, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हम क्या कहेंगे, दैट इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो हम ए और बी का इनर्शिया कंपेयर कर लेंगे, मास ऑफ ए, मास ऑफ बी। मास ऑफ ए हमें पता है m है, और मास ऑफ बी है 2m है। तो यहाँ पे अपने पास आई ए क्या आ गया, हाफ ऑफ आई बी। इनर्शिया किसका ज्यादा हुआ, आई बी का। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, दैट इनर्शिया ऑफ बी बॉडी इज मोर एज कंपेयर टू ए। इनर्शिया ऑफ बी बॉडी इज मोर एज कंपेयर टू ए। अब पूछ रहा है कि मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पे मास और वेलोसिटी दोनों का दिया हुआ है, तो कंपेयर मोमेंटम। तो ये हो गया
पी ए डिवाइडेड बाई पी बी। तो फर्स्ट वाली बॉडी का मोमेंटम एम उसका मास हुआ, उसकी वेलोसिटी हुई 2v। सेकेंड वाली बॉडी का मास हुआ 2m और उसकी वेलोसिटी हुई v। तो ये क्या हो जाएगा, 2mv अपॉन 2mv is equal to 1. What does it mean? Momentum of first and second body are equal. Momentum of first and second body are equal. ठीक है, यहां पे पूछ रहा है द फोर्स नीडेड टू स्टॉप देम इन द सेम टाइम। द फोर्स नीडेड टू स्टॉप देम इन द सेम टाइम। थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। फोर्स नीडेड देम, कितना फोर्स लग रहा है। अब फोर्स का तो हम एक ही फॉर्मूला जानते हैं कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। अब इनका मोमेंटम कहां से कहां तक चेंज हो रहा है। अच्छा, पहले वाले का मोमेंटम क्या था, यहाँ पे हमने बोला इसका मोमेंटम कितना है, इसका मोमेंटम बताना जरा। इसका मोमेंटम हो जाएगा 2mv, होगा कि नहीं। इसका मोमेंटम कितना है, इसका भी 2mv। तो जब दोनों का मोमेंटम सेम है तो दोनों का चेंज इन मोमेंटम भी सेम होगा। और अगर चेंज इन मोमेंटम सेम हुआ और सेम टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है, सेम टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है, सेम मोमेंटम आपके पास है, तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम दोनों का कितना होगा, 2mv माइनस 0 अपॉन टाइम पीरियड। दोनों के लिए सेम दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए के लिए भी इतना ही होगा और बी के लिए भी इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, 2mv अपॉन डेल टी। दोनों का टाइम पीरियड भी सेम है। तो अब क्योंकि अपने को दोनों के फोर्स को कंपेयर करना है, तो हम क्या कर लेंगे, दोनों के फोर्स का रेशियो ले लेंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा वापस घूम फिर के, एफ ए इक्वल टू एफ बी। जैसे मोमेंटम में आया ना अपने पास, मोमेंटम में पी ए इक्वल टू पी बी आया, दोनों के मोमेंटम को कंपेयर किया तो यहाँ पे एफ ए इक्वल टू एफ बी आ गया अपने पास। तो चलते हैं आगे, इसके तीनों क्वेश्चंस हो गए आपके। बेटा इसके 3 क्वेश्चन हो गए, इसके 3 क्वेश्चन हो गए, 6-7 क्वेश्चन तो यही हो गए। हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉल मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ द फ्लोर इज शोन इन फिगर। फिगर दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इफ द मास ऑफ द बॉल इज 20 ग्राम। मास ऑफ द बॉल दी हुई है 20 ग्राम, लेकिन यहाँ पे और पूछ रहा है अपने को फोर्स। और अगर मास दिया हुआ है, फोर्स पूछ रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन मिसिंग है, और एक्सेलरेशन ही अपने को फाइंड करना है सबसे पहले तो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कहाँ से फाइंड करेंगे, इस ग्राफ से, बिकॉज वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। एंड एक्सेलरेशन एज वी नो दैट एक्सेलरेशन इज v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे काम करो, ये वाला इस वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं v2 t2, इसका कोऑर्डिनेट दे देते हैं v2 t2, और ये वाला कोऑर्डिनेट, इसको कोऑर्डिनेट दे देते हैं v1 t1। तो अब बताओ v2 माइनस v1 और t2 माइनस t1 क्या होगा। v2 हुआ 20, v1 यहाँ पे 0, टाइम पीरियड यहाँ पे 4 और t1 0, कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन आ गया तो फोर्स भी आ ही जाएगा, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू एम ए, और एम आपको दिया हुआ है कितना, 20 ग्राम। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सीजीएस यूनिट है, तो आपको 20 ग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में। और केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, वही करते हैं यार, हजार से डिवाइड ही करते हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपके लिए। तो यहाँ पे 20/1000। अभी ठीक है ना, अभी सही है, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, ये आया यहाँ पे 20, तो अपने पास आंसर आया 1/10 न्यूटन, विच इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन। तो ये आपका इसका आंसर, ठीक है। सो दिस मच ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड और एक्टिंग ऑन दी ball. Next question, let's see what it says. अरे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन है। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन आ गया। अब
कि इसमें क्या कर रहा है कि ए गर्ल ऑफ मास 50 केजी जम्प्स आउट ऑफ ए बोट ऑफ मास 300 केजी। तो यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया बोट थी, भरा हुआ था पानी, ठीक है। ये बैंक था नियर बाय जहाँ पे वो जंप कर रही है। बन गई, अच्छी सी ड्राइंग बन गई, बस बहुत है यहाँ इतनी, ठीक है। यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में आ रही है, जंप कर रही है इधर। तो जैसे ही जंप करेगी वो, तो उसमें क्या, उस केस में आपको क्या दिया हुआ है कि ए गर्ल ऑफ मास 50 केजी, इसका मास आपको दिया हुआ है 50 केजी, बोट का मास आपको दिया हुआ है 500 केजी, बोट का मास आपको, अरे 300 है यार, क्या करवा रहे हो, 300 केजी। अरे भाई चल जा, क्या हो गया, 300 केजी, बोट का मास आपको 300 केजी दिया हुआ है विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी इसी की दी हुई है, with horizontal velocity 3 meter per second. With what velocity does the boat begin to move in backward? So a girl of mass 50 kg jumps out of a boat of mass 300 kg with horizontal velocity of 3 meter per second. तो अब इसमें क्वेश्चन ये आता है, इसमें क्वेश्चन ये है, इसमें क्वेश्चन ये आता है कि अभी ये जो वेलोसिटी आपको दी हुई है, ये इनिशियल है कि फाइनल वेलोसिटी है। तो इनिशियली तो वो क्या थी, बोट पे थी। जब बोट पे थी वो, पीसफुली बोट भी वहां पे ही थी, वो भी वहां पे ही थी, तो दोनों क्या थे, रेस्ट पे थे, बैंक पे, नियर द बैंक। तो नियर द बैंक वो दोनों के दोनों रेस्ट पे थे, तो उनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, उन दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटी है, बोट की और उस लड़की की, उस गर्ल की जो वेलोसिटी है, तो उन दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो होगी 0, u1 इक्वल टू u2 इक्वल टू 0। वाई 0? बिकॉज बोट एंड गर्ल are at rest initially, are at rest initially। ये फाइनल वेलोसिटी होगी। फाइनल वेलोसिटी अब बोट की कितनी है, तो अब अगर वो आगे की तरफ जाएगी तो बोट को पीछे की तरफ धक्का मारेगी तभी आगे की तरफ जा सकेगी। तो बोट को पीछे की तरफ पुश करेगी तो वो बोट की वेलोसिटी क्या होगी पीछे की तरफ, अपने को ये फाइंड करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और ऐड करता हूं मैं यहाँ पे, मैं आपको बोल देता हूँ कि आपको सिर्फ इतना ही फाइंड नहीं करना, आप मेरे को ये भी बताओ कि जो आपका V1 है, V1 वेक्टर क्वांटिटी है, V2 भी वेक्टर क्वांटिटी है, V1 और V2 है, इन दोनों के बीच का एंगल बताओ मेरे को। पहले तो V2 फाइंड करो और फिर उसके बाद में मेरे को एंगल बताओ कि V1 वेक्टर और V2 वेक्टर इन दोनों के बीच का एंगल कितना है। समझ रहे हो मेरा क्वेश्चन, कि V1 राइट डायरेक्शन में जा रहा है, बोट लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगी, तो इन दोनों के बीच का एंगल भी बताना है आपको। तो सबसे पहले आपको V2 फाइंड करना है। सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1u1 plus m2u2 is equal to m1v1 plus m2v2। अभी ये तो सब जीरो हो गया, u1 की वजह से, ये u2 की वजह से, और m1 यहाँ पे आपको दिया हुआ है 50 और उसकी वेलोसिटी दी हुई है 3, m2 आपको दिया हुआ है 300, v2 की वेलोसिटी हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पे v2 आ जाएगा, अपने पास v2 आएगा, v2 is equal to 50 into 3 divided by 300। So this will be, कितना हो जाएगा, 100, है कि नहीं, जीरो से जीरो फिर कैंसिल आउट, ये रह जाएगा 0.5। अच्छा, इसको इधर लेके गए तो माइनस भी तो आएगा, लेफ्ट साइड लेके गए ना 15 टू 3 को, तो माइनस भी आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि जो डायरेक्शन V1 की है
उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन v2 की है। जो v1 की डायरेक्शन है उसके जस्ट अपोजिट v2 की डायरेक्शन है। तो अब जैसे कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था, ये तो आ गया ठीक है, v2 वेलोसिटी तो आगे, इसमें कोई इशू नहीं है। पर हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन ये था, सो एंगल, हमारे को एंगल फाइंड करना था। सो एंगल बिटवीन v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर इज, अच्छा v1 किस डायरेक्शन में थी, लड़की किस डायरेक्शन में जा रही थी, इस डायरेक्शन में। बोट किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कई बार एंगल के लिए भी पूछ लिया जाता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्वेश्चन। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना आपको। अच्छा जी, तो आपके पास अब बचा है आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने एक चीज बताई थी आपको, अगर आपको याद हो, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में प्रीवियस वीडियो में, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कई बार पूछ लिया जाता है, क्या होता है, सोचो क्या होता है। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a body of mass m is moving with velocity u, when a force is applied on it for time t, its velocity increases to v। तो यहाँ पे डेल टी टाइम पीरियड दिया हुआ है आपको, यहाँ पे डेल टी टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है, एंड दैट इज टी। और वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो फाइनल वेलोसिटी भी आपके पास है। फाइनल वेलोसिटी आपको दी हुई है v, और इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है u। ठीक है, सो व्हाट इज द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। तो ये तो हो गया इनिशियल मोमेंटम। अब इनिशियल उसकी वेलोसिटी u थी, तो इनिशियल मोमेंटम ही यही होगा। और फाइनल मोमेंटम का अपने को पता है ही, क्योंकि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी v है और उसका मास m था, मास भी तो दिया हुआ था m। तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, mv। अब पूछ रहा है चेंज इन मोमेंटम। अब एक चीज देखो, यहाँ पे ये डायरेक्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी पूछ सकता था, लेकिन आपको स्टेप टू स्टेप पूछ रहा था कि आप स्टेप टू स्टेप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तक पहुंचो। डायरेक्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देता वो, तो शायद आप नाम देखते इस क्वेश्चन को ना करते। ठीक है, तो क्वेश्चन हमेशा इसी फॉर्मेट में दिए होते हैं कि आप स्टेप टू स्टेप उसको ब्रेक कर सको। क्वेश्चन ही अपने आप में ब्रेक करवा दे, वो क्वेश्चन ही उसके जो उसका जो फाइनल पार्ट है उसके सॉल्यूशन को ऑलरेडी वो ब्रेक करवा दे फर्स्ट और इनिशियल पार्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल पार्ट्स फर्स्ट और सेकंड इनिशियल पार्ट है, तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम भी पूछ लिया आपको। चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, पी एफ माइनस पी एफ माइनस पी आई, पी एफ माइनस पी आई, सो दिस विल बी एम वी माइनस एम यू। ठीक है, और इसको आप क्या कह सकते हो, एम वी माइनस यू। यहां तक आ रही है बात समझ में। अब आपको पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो सर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जैसा कि मैंने बताया था, डीपी बाई डी टी या फिर डेल पी बाई डेल टी, आप ये बोल सकते हो। डेल पी आपके पास है, और वो क्या है, v माइनस यू अपॉन, और डेल टी आपको दिया हुआ टी, सो दिस विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, बिकॉज वी नो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग। ये क्या होगा, अपने आप ही ड्रॉ हो रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट द फोर्स, सो ऐसा यूनिट, बिकॉज दिस, सो ऐसा यूनिट इज न्यूटन, ऐसा यूनिट इज न्यूटन। तो इस तरह ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने कर दिए बहुत ही कम टाइम में। अब आपके पास रहती है, अच्छा एक दो क्वेश्चन रह गए यार, अभी अभी दो क्वेश्चन रह गए, जस्ट ए मिनट। ओके, अभी तक दो क्वेश्चन रह गए अपने, मेरे को लगा हो गए। अभी ये दो क्वेश्चन और हैं। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में,
इसमें कह रहा है ये कार ऑफ मास 100,000 kg मूविंग विद वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर hits a wall and comes to rest in 5 seconds. Find the force exerted by the car on the wall. मास आपको दिया हुआ है 1000 kg, आपको वेलोसिटी दी हुई है 36 किलोमीटर। यार एक तो ये लैग करने लग गया वापस। 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में करते हैं तो क्या होगा? 5/18 ही करते हैं, यही करते होंगे। ठीक है, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी आ गई, मास आ गया अपने पास। इट्स ए वॉल एंड कम्स टू एट रेस्ट। इनिशियल वेलोसिटी भी आ गई। सॉरी, ये ही इनिशियल वेलोसिटी तो यही थी। फाइनल वेलोसिटी तो क्योंकि रेस्ट पे आ गई ना, कार गई दीवार से टकराई, तो टकराने से पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी और टकराने के बाद जब वो रेस्ट पे आ गई तो वो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम पीरियड में है वो भी आपको दिया हुआ है, सब कुछ तो दिया हुआ है। आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है? v माइनस यू अपॉन टी, सब दिया हुआ है। 1000 इंटू v माइनस यू, 0 माइनस कितना? 10, और टाइम पीरियड आपको 5 दिया हुआ है। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? 5। So this much of force will be exerted by the car on the wall. This much of force will be exerted by the car on the wall, or by the wall on the car. ठीक है, एक्शन रिएक्शन लो, केवल माइनस का फर्क आएगा और किसी का नहीं आएगा। ये वाला भी हो गया। अच्छा, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट 2 मीटर सच दैट इट रिबाउंड। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। A ball of a ball is dropped from a height of 2 meter. A ball is dropped from a height of 2 meter. From a height of 2 meter. यहाँ से ड्रॉप करी और ये हाइट दी हुई है आपको 2 मीटर। Such that after rebound it reached to height of 1 मीटर। रिबाउंड करी और ये बॉल यहाँ पे पहुंच गई 1 मीटर, और इसकी हाइट है 1 मीटर। तो क्या हुआ, बॉल को ड्रॉप किया हमने 2 मीटर से, और वो क्या हुई, बाउंस बैक होके 1 मीटर हाइट तक वापस पहुंच गई। तो यहाँ पे आते ही क्या हो जाएगा, ये रेस्ट पे आ जाएगी। ठीक है, तो अब पूछ क्या रहा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर द कोलिजन ऑफ द बॉल। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर द कोलिजन ऑफ द बॉल। ये क्वेश्चन अधूरा है शायद, है ना? जस्ट आफ्टर द कोलिजन ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड। ये क्या हुआ, जस्ट आफ्टर द कोलिजन ऑफ द बॉल एंड द, just after the collision of the ball with the ground, with the ground। तो जैसे ही यहाँ पे जो कोलाइड करती है बॉल, जैसे ही यहाँ पे फ्लोर को हिट किया उसने, तो बॉल यहाँ पे पहुंची होगी। जैसे ही फ्लोर से उठी इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी? ठीक है, यहाँ पे फाइनली तो वो रेस्ट पे आ जाएगी, तो ये तो क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी, या फिर फाइनल स्टेट बोल दो। और फाइनल स्टेट की फाइनल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे? 0। और यहाँ पे थी उसकी इनिशियल स्टेट, जो कि हमें फाइंड करनी है। समझ रहे हो क्वेश्चन को? और अपने को ये हाइट भी दी हुई है। हाइट कितनी दी हुई है? यहां से बाउंस बैक होके जब वो वापस गई, किस पोजीशन पे जाकर रेस्ट पे आई? एट अ हाइट ऑफ 1 मीटर। एट अ हाइट ऑफ 1 मीटर। तो क्या लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वेशन ऑफ मोशन 2as। ठीक है, एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखेंगे? यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? बिकॉज एक्सेलरेशन हियर, एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द ग्रेविटी एंड दैट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। दैट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर कितना है? 0। तो 0 का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर इक्वल टू, माइनस माइनस क्यों आया, जी की वजह से। जी की वैल्यू कितनी लूंगा मैं? 10 ही लेता हूँ। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 10 ही ले लेता हूँ। तो ये आ गया 10, और ये हाइट कितनी थी, 1 मीटर।
तो ये आ गया सर आपके क्यू स्क्वायर इक्वल टू 20। तो ये वेलोसिटी आ गई आपकी अंडर रूट ऑफ 20। तो जब वो क्या करेगी, जैसे ही फ्लोर को हिट करेगी, जैसे ही फ्लोर को हिट करेगी, ग्राउंड को हिट करेगी, तो किस वेलोसिटी के साथ बाउंस बैक करेगी वो? विद वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, विद वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वन, अबाउट these क्वेश्चंस। एंड अभी इसमें क्या होगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस ऐड किए हैं मैंने थोड़े से, तो ये आपको अपने हिसाब से करना है। बाकी न्यूमेरिकल जितने इंपॉर्टेंट थे, जो भी हर एक कॉन्सेप्ट पे हमने न्यूमेरिकल ले लिए यहाँ पे, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। तो ये आपके आगे के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं या जो हो गए, ठीक है, उन सबका रिवीजन करवा देगी ये केवल इतने से क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चंस आपने करे हैं या फिर जो चैप्टर आपने किया है, उन सब के रिवीजन के लिए ये इतने से क्वेश्चन, और ये एमसीक्यू काफी होते हैं। तो आपके जो भी एग्जाम्स आगे इस चैप्टर से रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हो तो डेफिनेटली आप उन क्वेश्चंस को भी अप्रोच कर पाओगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ओके, थ्योरी हमने डिस्कस कर ली प्रीवियस वीडियो में, न्यूमेरिकल्स यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए, एमसीक्यू दे दिए यहाँ पे। सो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम एनसीईआरटी साइंस बुक। So have a great day. Good night.